गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सभी का अभिनंदन है। मैंने आपसे चर्चा की थी बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का कारण। आज कल हमने आपको एक जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी का जनरल जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज लाइब्रेरी का एक जनरल आपके साथ शेयर किया था और इसमें 14 हाथियों डेथ ऑफ 14 एलिफेंट्स की हमने आपसे बात की थी। आज हम इसमें बात करते हैं क्योंकि ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि समय निकाल के इसको पूरा अवश्य सुने, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। इस तरह से लें इसको कि यदि हाथी की मौत कोदों खाने से हो जाती है तो इंसान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो हाथी की मौत का क्या कारण है, ये तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी साइंटिस्ट जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर ही तय होगा। परंतु उनमें से एक कारण जो रिसर्च पेपर्स मेरे पास था उसके आधार पर मैंने आपको शेयर किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरी बात कि एक कोदों में क्या ऐसा संभव है, ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से कोदों के खाने से हाथी की मौत हो सकती है। तो इसमें एक पेपर मेरे हाथ लगा है, ये बायोमेडिकल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च पेपर है, बायोमेडिकल का रिसर्च पेपर है, और जिसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि कोदो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह है। तो चूँकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा लंबा अवश्य होगा, मगर इसको ध्यान से सुने अवश्य, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। तो एक आध घंटे यदि आपको निकालना पड़ता है तो आप निकालें अवश्य। दूसरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि मेरा चैनल की जानकारी जो है आपको सारगर्भित लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी जो है मानव जीवन से संबंधित है कि मानव को तो जीवित रहने के लिए कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। तो ये एक जीवन से रिलेटेड बात है और बहुत ज़्यादा आपके हितकर बनाने की मैंने कोशिश की है। तो इसमें 2 चीज़ें अवश्य करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दूसरा, इसको अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यदि आपने अंत तक नहीं सुना तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप इसमें मिस कर जाएंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं, हम चूँकि सनातन संस्कृति की हमेशा से बात करते आए हैं तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से हम चल रहे हैं, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्न कौन कौन से थे? पहला रत्न था हलाहल, कालकूट विष निकला था। दूसरा था कामधेनु, गाय निकली थी। फिर उच्चाश्रवा घोड़ा जो है उसमें निकला था। ऐरावत हाथी, जो कि भगवान इंद्र का वाहन माना जाता, इंद्र ने अपने पास रखा। कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु अपनी नाभि में धारण करते हैं, वो निकली थी। फिर कल्प वृक्ष भी निकला था। कल्प वृक्ष के बारे में हम अगले एपिसोड में जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये कल्प वृक्ष पूरे देश में, मध्य प्रदेश में कई जगह पर हैं। रंभा अप्सरा भी निकली थी, जो रंभा अप्सरा थी। फिर माता लक्ष्मी इसमें आई थी। फिर वारुणी निकली थी। चंद्रमा, पांचजन्य शंख जो निकला था, पांचजन्य शंख को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। पारिजात वृक्ष निकला था। सारंग निकला था। अमृत कलश निकला था एक। और इसमें भगवान धन्वंतरी भी इसमें निकले थे, जिसका जो आयुर्वेद के जनक हैं। तो 14-15 चीज़ें इसमें निकली थी। 14 के मिलते हैं, मगर 15 इसमें धन्वंतरी को माने तो 15 था।
तो अभी अभी आपने दिवाली के पहले, दिवाली के दिन जो है महालक्ष्मी समुद्र मंथन में निकली थी, तो आपने दिवाली सेलिब्रेट की बहुत अच्छे से, और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। उससे पहले जो अमृत कलश निकला था और भगवान धन्वंतरी भी निकले थे, उनकी भी हमने जो आयुर्वेद है उन्हीं का वो उसके जनक माने जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ हाथी की। हाथी की के संक्षिप्त जानकारी हाथी की जो स्तनधारी है हाथी, और इसकी 3 जिनरा और 3 जिनरा मिलते हैं। इसका जो बॉटनिक जूलॉजिकल नेम है तो एलिफस मैक्सिमस है। एलिफस मैक्सिमम जो एशियन हाथी है वो है एलिफस मैक्सिमस। फिर अफ्रीकन में एक लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस, और अफ्रीकन हाथी है जो लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना है, और फैमिली है इसकी एलिफेंटिडी या एमरेंथेसी। तो ये जो अफ्रीकन हाथी होता है वो एशियन हाथी की तुलना में बड़ा होता है, और उसके कान काफ़ी बड़े होते हैं। कान की साइज जो होती है बड़ी होती है, दांत भी उसके बड़े होते हैं। तो हाथी की बात करते हैं। हाथी जो है मातृसत्ता का प्रतीक होता है, और जो सबसे बुज़ुर्ग मादा हाथी होता है, जब भी उनका दल चलता है तो सबसे पहले सबसे आगे मादा हाथी उसका नेतृत्व करती है और सबसे आगे वो चलती है। एक बड़ी इसमें पैरों के कंपन से भी ये हाथी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय आप सबको होगा कि हाथी अपने पैर के कंपन से, जो भूमि में कंपन होता है उससे एक दूसरे के बीच में संवाद करते हैं। चिंघाड़ने से तो करते ही करते हैं, और इस तरह से भी संवाद करते हैं जो कि हाथियों में पाया जाता। हाथी जो है सबसे विद्वान माना गया है, इसीलिए भगवान गणेश को भी गजानन भूत गणाधि सेवितम, आपने सभी ने सुना, उनको गजानन कहा जाता है ना। हाथी की जो वजन होता है वो 3000 kg से लेके 5000 kg तक होता है। 1500 से 2000 पाउंड तक हाथी का, मतलब 3000 kg से लेके 5000 kg तक उसका वजन होता है। औसत ऊंचाई 3 मीटर से लेके 3 मीटर औसत ऊंचाई होती है, और हाथी की लंबाई 6 मीटर से भी अधिक होती है। इसका जीवन जो है, इसकी आयु 50 से 70 वर्ष तक होती है। एक हाथी की उम्र जो है 82 ईयर्स 82 साल रिकॉर्ड की गई है। हाथी जो है रात में लगभग 2 घंटे निद्रा लेता है, 2 घंटे की नींद लेता है, दिन में 3 से 4 घंटे सोता है। इस तरह से वो 6 से 7 घंटे 24 घंटे में नींद लेता है। और जो हाथी है, हाथी सूंड में 12 लीटर तक पानी एक बार में भर सकता है। आपने देखा होगा हाथी सूंड में पानी लेके उछालता है, ऊपर भी अपने उससे नहाता भी है। और हाथी एक दिन में 100 से 200 लीटर तक पानी, 25 से 50 गैलन पानी पी जाता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीने लगभग 2 वर्ष का होता है। हाथी जीवन काल में 4 से 5 बच्चे का जन्म होता है हाथी से। एक हथनी, स्वस्थ हथनी 4 से 5 बच्चे अपने जीवन काल में देती है। और जो हथनी होती है अधिकांशतः जो रात के समय में प्रसव होता है। तो ये तो थी मित्रों हाथी से संबंधित कुछ जानकारी। और हाथी जो है सबसे विद्वान जानवर या प्राणी, जानवर नहीं कहूँगा, प्राणी माना जाता है, और हम हाथी की सभी लोग पूजा भी करते हैं। तो जब एक बार एक कथा आपने सभी ने सुनी होगी कि जब शिव जी घर लौट के आते हैं तो गणेश जी बाहर खड़े पहरा दे रहे थे, माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो गणेश जी ने उनको
अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वो गणेश जी अपने पिता को पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने, माता ने कहा था किसी को प्रवेश नहीं करने देना, तो माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने शिव जी को उस पर रोक दिया। तो गणेश शिव जी जो है अत्यंत क्रोधित हो गए। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ तो माता ने आवाज़ सुनी, तो माता दौड़ी दौड़ी आई, तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ये क्या कर दिया। तो फिर भगवान को पता चला कि ये तो उनका पुत्र गणेश है, जो कि कभी बहुत छोटे में उन्होंने देखा था। फिर उनको बड़ा पश्चाताप होता है और वो अपने गण को भेजते हैं कि जाओ, जो सबसे पहला जानवर मिले उसका सर काट के ले आओ। तो लोग जाते हैं और सबसे पहले एक छोटा हाथी का बच्चा मिलता है और उसका जो है सर काट के ले आते हैं, और सर जो है उसको थेरेपी के द्वारा, जो कॉस्मिक थेरेपी के माध्यम से उसका सर जो है अपने बालक के सर से जोड़ दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा साइंस का विषय है कि वो कैसे जोड़ा। ये आयुर्वेद में, वेदों में मिलता है। कभी इस पर चर्चा होगी तब मैं आपको इस विषय पर भी बात करूंगा कि कैसे उन्होंने सर को जोड़ा और क्या क्या उसमें प्रक्रिया उन्होंने जो मिलती है वेद में, उसके आधार पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये तो कुछ कथाएं हैं, मैंने आपको शेयर की, आप सभी जानते हैं। हालांकि कहते हैं ना, हाथी, जिंदा हाथी लाख का और मर गया तो 1.25 लाख का। तो हाथी जिंदा रहता है तब उसकी बहुत कीमत होती है, और मर जाता है तब भी उसकी बहुत कीमत होती है। मित्रों, यहाँ पे एक और बात आती है कि बोलते ना, सर्वशक्तिमान की इच्छा ही कानून है। कोई आया और उसने कहा कि पशु निवारण अधिनियम बना दिया कि भाई आप जो है यदि प्रदर्शन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो वो क्रूरता के उसमें आता है। जबकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। कोई हाथी पालता है या कोई स्नेक्स पालता है नागपंचमी में, जैसे अपन लोगों के स्नेक्स संस्कृति में, सनातन धर्म में नाग का बहुत महत्व है, और नाग जो होते हैं नाग पालते हैं। हाथी लोग बाग सर्कस में शेर, हाथी, घोड़ा, तरह तरह के जंगली जानवरों के कर्तव्य दिखाते थे। तो उसमें वो अपने किसी न किसी उसमें पारंगत होते थे। महावत काफ़ी संख्या में होते थे, यदि स्नेक कैचर्स बहुत बड़ी संख्या में होते थे। वन विभाग अभी इसमें थोड़ा सा पीछे है, और वन विभाग हर जगह, यदि हम स्नेक कहीं निकलता है, वन विभाग को बात करते हैं तो कहीं सभी जगह मैंने देखा है, सभी जगह स्नेक कैचर्स जो प्राइवेट लोग हैं वो आके आपका सांप पकड़ेंगे। वन विभाग ऐसी सुविधा सभी जगह, मैं नहीं कहता कि कुछ लोग हैं उसमें जो सांप पकड़ लेते हैं, मगर सभी जगह ये सुविधा उपलब्ध कराने में अक्षम है। शायद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है, जबकि ये प्रशासन का सबसे पहला दायित्व है। वन विभाग का भी ये दायित्व है कि वो कम से कम वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू है उसके सभी जगह छोटे छोटे स्थानों पर दल अवश्य रहे, ताकि जो है लोगों का जीवन बचाया जा सकते। स्नेक काटने से कई लोगों की मौत होती है, तो वो अब उसको बचाया जा सके। तो मेरा इसमें एक छोटा सा आपसे आग्रह था कि मेरा अपना मत है कि जो चीज़ इंसान बना नहीं सकता उसको विनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो यदि हाथी की मौत होती है या और किसी वाइल्ड लाइफ की मौत होती है तो उसको विनिष्ट नहीं करना चाहिए, वरन उस पर रिसर्च कर सकते हैं। दूसरे उसके अवयव रख के, यदि आयुर्वेद के में कोई औषधि उसके लिए है, प्रावधान है और वो बन सकती है, तो उसको बनाना चाहिए। ये गलत है कि उसको विनिष्ट कर दिया जाता है। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तब तो मित्रों ये तो बात थी। अब हम बात करते हैं कोदों की। तो जब कोदों में ऐसा क्या है जिसके वजह से वो पॉइजनस हो जाता है, तो पोटेंशियल रिस्क ऑफ क्या चीज़ है, रिस्क क्या है उसमें है साइक्लोपियाजोनिक एसिड जो है वो टॉक्सिसिटी का काम करता है, वो कोदों को पॉइजनस करता है। कल रिसर्च पेपर है, मैंने आपको बताया ना कि कोदों खाने योग्य है
या नहीं है। तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं बायोमेडिकल का एक रिसर्च पेपर ढूंढ के लाया हूँ जिसने मुझे उपलब्ध कराया, उनको भी मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। तो कोदो के बारे में जो इसमें ये है, ममताहा भानु और मनाशा पी कुमारी और जनन शेवली का एक 3 लोगों ने लिख के ये पेपर लिखा हुआ है। मई 11-23 रिसीव्ड, मई 11-23 पब्लिश जून 5 2023, 5 जून 2023 में ये इस बायोमेडिकल जर्नल में छपा हुआ है, जो कि मिलेट्स के बारे में और कोदों, विशेषकर कोदों के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने एक बार पेपर में पढ़ा कि उसके पेट में पोस्टमार्टम के समय बहुत मात्रा में कोदो निकला। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट है, पहले तो मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसा ही पढ़ के आपको शेयर करता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। कोदो मिलेट्स, पैसेलम स्कॉर्बिकुलेटम, इसका बॉटनिकल नेम है पैसेपेलम स्कॉर्बिकुलेटम, इज माइनर मिलेट, extensively nutritious and is used as staple food in some parts of the North India. Although millets is cultivated in dry and semi-arid regions, sometimes environmental conditions like spring and summer strike a being suitable for a certain kind of poisoning, which leads to greater economic crop loss. Millets are more prone to fungal infection followed by bacterial and viral. These infections adversely affect the grain and fodder yield of ergot is a parasitic fungal endophyte that grow in the earhead of various blade grasses, most frequently on kodo millets. Consumption of such kodo grains is often found to cause poisoning. The grains of kodo millets are frequently infested with Aspergillus and Penicillium, which produces a considerable amount of mycotoxin, cyclopyogenic acid, आगे चल के इसको CPA. The review reveals the fungal pathogen associated with the secretion of CPA and its toxicity on animals and humans, both by itself or in combination with other mycotoxin, and its biocontrol strategies employed to overcome the population of mycotoxin and storage methods of practiced after the post-harvested of kodo grains and better utilization. तो इसका ये एब्स्ट्रैक्ट है, मैं अब इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोदो में जो हाथी ने जो कोदो खाया वो समूल खाता है, वो कोदो अकेला बीज नहीं खाया, उसने कोदों के पेड़, समूल पेड़ खाता है, जो ग्रास होती है उस पूरा खाता है। तो हाथी ने जब उसको खाया तो उसमें कल भी मैंने बताया था कि फंगस इन्फेक्शन होता है, और फंगस के साथ साथ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी उसमें होता है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, अर्गट जो है, फंगस जो है, फंगल एंडोफाइट है ना, और इन्फेक्शन फॉलोड बाय बैक्टीरियल। जो मिलेट्स आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन फॉलोड बाय, मतलब फंगल इन्फेक्शन होगा, उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और उसके साथ साथ वायरल भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है, और साइक्लोपायोजोनिक एसिड जो होता है वो बड़ा हार्मफुल होता है। तो इसकी वजह से ये पॉइजनस हो जाता है। और जब भी मौसम बदलता है, और जब इस वर्ष का जो मौसम है, इस वर्ष काफ़ी लंबी बारिश हुई है, और बीच में बारिश के दिन इस बार तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहे हैं। तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहने के कारण, चूँकि ये ड्राई जोन में होता है, ड्राई कंडीशंस में होता है, इसके कारण से इसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो एस्पेरजिलस और पेनिसिलियम जो 2 फंजाई हैं, वो उनका इसके ऊपर
अटैक होता है और दोनों फंगस से इसको जो टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं और वो जो है एनिमल्स के लिए और इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। इसी के कारण, इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने वहाँ पर जो कोदों की फसल थी वो बड़ी मात्रा में उसको प्लाउ कर दिया और उसको विनिष्ट कर दिया। तो ये एक अच्छा कदम है। मगर दूसरी बात ये है कि वन विभाग को यहाँ पर कृषकों को जो है उचित मुआवजा, जो वाइल्ड लाइफ की वजह से जो कृषक को जो फल मतलब जो नुकसान होता है उसकी जो जवाबदारी वन विभाग की शासन को निर्धारित करते हुए मुआवजा अधिक से अधिक देना चाहिए, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसके अनुसार तहसीलदार जो मुआवजा देते हैं वो नेग्लिजिबल होता है। तो इस ओर शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं, इसका जो है मुआवजा वन विभाग ही पे करे ताकि उसमें लोगों का विश्वास जागृत रहे। तो ये जब ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो किस हद तक रोका जा सकेगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि सेमी एरिड और ड्राई एरिया में जो है ये होता है और ये मोनोकॉट प्लांट है, ये ग्रास है, मोनोकॉट प्लांट्स है और ये राइस ग्रोइंग टू दी कंसिडरेबल लो, जो सबसे कम मतलब उत्पादक ज़मीन होती है वहाँ पर ये होता है। ये पूरे विश्व में इसका पाया जाता है, पूरे विश्व में इसकी खेती होती है। भारत में सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में इसकी अच्छी पैदावार होती है। नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन के एरिया में भी ये कोदों की खेती होती है। ये जो है हाईली न्यूट्रियस होता है, कोदों जो है वो हाईली न्यूट्रियस है। कोदों बहुत लाभकारी है, इंसान के लिए बहुत लाभकारी है। प्रोटीन इसमें बहुत रिच होता है, फैट एंड फाइबर भी बहुत होता है। सेवरल बायोटिक पॉलीफेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे गेहूं में ग्लूटेन बहुत होता है और मगर इसमें बहुत कम होता है। सबसे कम मतलब दूसरे सीरियल्स, दूसरे अनाज की तुलना में इससे बहुत कम इसमें होता है और इसका उत्पादन भी काफ़ी बड़ा है। तो ये ग्लोबल प्रोडक्शन भी मिलेट्स का काफ़ी अच्छा हो गया है। 30 मिलियन टन तक 2012 से 2022 के बीच में 13 मिलियन पर मीट्रिक टन मतलब पर ईयर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन हुआ है। इसका बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया है, पैसेपलम स्कॉर्बिकोलेटम, और इसको कोदों या वार्गू, साउथ इंडिया में वार्गू भी कहते हैं। पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी इसमें बहुतायत में होते हैं। तो ये फाइटोकेमिकल्स एंड फाइटोजेंस जो है फाइटेट्स इसमें प्रेजेंट होता है। एंटी कैंसरस मतलब इसमें कैंसर को रोकने की प्रतिरोधक क्षमता, इसको खाने से बोलते हैं कैंसर नहीं होता, इसको रोकने की इसमें बहुत बड़ी क्षमता होती है। रिड्यूस बॉडी वेट, ये शरीर के वजन को कम रखता है। कोदों खाने से वजन कम होता है। घुटने के जोड़ों के जो दर्द होते हैं उसमें भी ये बहुत अधिक लाभप्रद है। एंटी ऑक्सीडेंट होता है ना। एलर्जीमाइथर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, जो डायबिटीज़ है और हार्ट डिसीज़ हैं, स्ट्रोक है और कैटरेक्ट है मतलब मोतियाबिंद, इसके इलाज में भी इसको होने से ये रोकता है। आपने सुना होगा आदिवासी लोगों को कैटरेक्ट नहीं होता, क्योंकि पहले भी कैटरेक्ट कम होता था क्योंकि लोग कोदों खाया करते थे, मुख्य भोजन उनका कोदों था। हार्ट अटैक भी कम होता है, डायबिटीज़ भी कम होने की संभावना होती है। अब इसमें ऐसा क्या है जिस वजह से उसमें नुकसान हो गया, जिसमें हम बात करें तो कोदों की जो है, यदि कोदों स्वस्थ है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है और इसको खाने में कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मगर यदि इन्फेस्टेड हो जाता है, फंगस अटैक हो जाता है, तो ये
टॉक्सिक हो जाता है ना। इसमें इंटॉक्सिकेंट पैथोजन मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशंस में आते हैं, जैसे कि कंडीशंस मिलेट्स ग्रैंड इज इन्फेस्टेड बाय कैल्विसेप्स, पल्प्यूरिया, पैनिकोलियम साइक्लोपियम, पैनिकोलियम पोर्टियोलम, पैनिकोलियम विरिडोक्टोम, पैनिकोलियम टेमेराई। तो ये जो है फंगस के नाम है, मैंने आपको बताया फंगस जो इसमें आता है, पैथोजन आता है, वो हैं इस तरह के पैथोजन आ जाते हैं, विच ये जो है न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस ए न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक अल्फा साइक्लोपियाजोनिक एसिड का सिक्रेशन इससे होता है, जो बहुत अधिक हार्मफुल होता है। इट इज़ मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड रिजेंबल द स्ट्रक्चर इंडोल्ड टेट्रामिक एसिड। इसको इंडोल टेट्रामिक एसिड, यदि आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इंडोल टेट्रामिक एसिड इसका है, हाईली स्टेबल है, टेम्परेचर जो ग्लाइकोपियोजेनिक एसिड है, नेचुरल कंटेन मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ इंक्लूडिंग चीज़। मतलब ये अकेला कोदो में नहीं होता, मतलब ये आप इस बात को ध्यान रखें कि ये जो एसिड है सिर्फ उसमें नहीं होता, चीज़ में भी होता है, फिग्स मतलब जो आपके चिकन जो है, शुगर है, मेज है, मेज मतलब मक्का है, राइस है और पीनट्स है, मूंगफली में भी ये होता है, चिकन में भी होता है, चिकन मीट्स में भी अधिक, चिकन मीट्स और दूसरे मीट्स में भी ये अक्सर पाया जाता है ना। मे आल्सो बीन ए मेजर कंटेंट्स टू बी ओरिजिनल आउटब्रेक टर्की एक्स डिसीज है ना। तो पॉइजनस अपॉन कंजम्पशन ऑफ सुपर फूड, जो सुपर फूड होता है वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। फंजाई एसोसिएटेड विद साइक्लोपियोजेनिक एसिड, ये जो साइक्लोपियोजेनिक एसिड की हमने आपसे बात की थी, वो एसिड क्या है और वो कौन सी फंगाई हैं? फिर से एक बार मैं, साइक्लोपियोजेनिक एसिड या अल्फा साइक्लोपियोजेनिक एसिड केमिकली इज इंडोल्ड टेट्रामिक एसिड, माइकोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड, है ना। माइकोटॉक्सिन जो इसमें से निकलता है, चीज़ और मीट में भी ये पाया जाता है। और इसका मैंने आपको बताया, फंगस का नाम भी बताया था, एस्पेराजिलस फ्यूमिगेटस एंड एस्पेराजिलस फोनेसिस स्ट्रेन जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है सबसे पहले मिड 80s में इसको देखा गया और इसमें एस्पेराजिलस फ्लेबस और एस्पेराजिलस टेमेरियाई जो माइक्रोफ्लोरा है इसका, वो इसमें पाया जाता है। सिम्टम्स जो है इसमें डिसअपियरेंस होता है, कम्प्लीटली लॉस ऑफ मोबिलिटी, मतलब आप जो है चलने के लायक नहीं रहते हैं, लीवर आपका फेल हो जाता है, लीवर फेल होने के बाद आप चलने के उसमें नहीं रहते हैं और धीरे धीरे हार्ट फेल भी इसमें मिलता है इसकी वजह से। तो मित्रों ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। कोदों की एंटीक्विटी जो है हार्मफुल है, आफ्टर रेन्स में इसमें काफ़ी आता है। इसमें इसको जो है इसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ मैंने कल आपसे शेयर की थी, टर्मरिक मिल्क, हल्दी का दूध, जो कि यूएस में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो गया। टर्मरिक मिल्क किसी भी कॉफ़ी हाउस में आजकल मिलने लगा है। हॉट टी भी आप पी सकते हैं। मिल्क वार्मेथ एंड दी एक्सट्रीमेट्स, इसको जो है दूध भी इसको कम करता है। हस्क एंड लीव्स गेट पॉइजनस, तो हस्क जो होती है और लीव्स हम नहीं खाते हैं, हम ग्रेन्स खाते हैं, तो ग्रेन्स जो है कम पॉइजनस होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो दूसरे भी हैं, जैसे फूट रॉट डिसीज़ेज़ होती है, सेव को भी आप काटते होंगे तो उसमें डिजीज़ आ जाती हैं, कीड़े डिसीज़ देखी होगी, बीच में कई बार उसमें गोल वो बना रहता है तो फ्रूट रॉट होता है, वो सड़ता है।
तो सेव में भी ये मिलता है, तो उसके भी हमसे उसको भी हमें ध्यान देना है और उससे बचना है। जो ख़राब यदि निकलता है सेव तो उसको लालच ना करें, पूरा का पूरा आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें या उसको अलग कर दें, नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो ये जो मैंने पुनः एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है डिजेनरेशन नेक्रोसिस लीवर डिसफंक्शन करता, सबसे पहला काम करता है लीवर डिसफंक्शन होता है। तो जो हाथियों की यदि मौत इसके कारण हुई होगी तो हाथी एक जगह स्टेबल हो गए होंगे, उसके बाद काफ़ी समय तक वो तड़फे होंगे, तड़फने के बाद उनकी मौत हुई होती। यदि उनको समय पर यदि उपचार मिल जाता, टर्मरिक या छाछ या हल्दी के जो पेड़ हैं उनको खिलाए जाते तो शायद वो काफ़ी हद तक बच सकते थे। मोबिलिटी मतलब चलने को, सबसे पहले वो चलने का आपकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इन एनिमल्स में पाया जाता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो है वो भी उससे इफ़ेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम को भी ये डैमेज करता है। तो ये इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसी तरह से ये बायो कंट्रोल स्ट्रेटजी ओवरकम टू टॉक्सिस एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो पेस्टिसाइड्स और जो काफ़ी हर्बिसाइड्स का जो छिड़काव करते हैं, इससे भी ये एसिड जन्म लेता है, इसमें वो एसिड होता है, तो वो भी कई बार नुकसान करता है। तो मित्रों, मैं पुनः एक बार आपसे कहें कि जो है मिलेट्स कोदो खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। ये काफ़ी लाभदायक है और वज़न कम करती है, डायबिटीज़ कम करती है, एंटी कैंसर है, हार्ट डिजीज़ को भी कम करता है। तो ये हर तरह से लाभकारी है, बिल्कुल इससे डरे नहीं, क्योंकि हम पूरी घास नहीं खाते हैं, जानवर पूरी घास खा लेते हैं और उसमें जो है पैथोजन या कुछ ऐसे अवशिष्ट होंगे जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ हो। मैं रिपोर्ट का आप इंतजार करें। ये यदि आपको पुनः एक बार निवेदन है, यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे हम इसमें कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।